आइए आज हम लोग न्यू चैप्टर करेंगे। जैसे हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ रखे हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हम लोग अभी तक क्या क्या किए हैं। पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ा था, बताया था, जिसके अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन था, रिकंस्ट्रक्शन था और एक डिसोल्यूशन था। हम लोगों ने फॉर्मेशन पढ़ा अच्छे से, सारी चीजें आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे। पहले रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग रेशियो निकालना सीखे हैं, फिर डेथ का केस, एडमिशन का केस एंड रिटायरमेंट का केस भी हम लोगों ने पूरा सीख लिया है। आज हम लोग पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, बताइए डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? नहीं पता, आप बताइए डिसोल्यूशन खत्म कर देना। आप बताइए डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? ये कर देना। आप बताइए डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? मैं जीत रहा, बोलिए हाँ। डिसोल्यूशन मतलब हाँ, क्या होता है डिसोल्यूशन मतलब? खत्म कर देना, खत्म कर देना। सेव क्या सेव? अच्छा, खत्म कर देना। ठीक है, सुनिए, तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है आपका जो पार्टनरशिप को पहले हम लोगों ने फॉर्मेशन किया था, बनाया था, फिर उसमें कुछ चीजें चेंजेस की थी, पुराने पार्टनरशिप को हटा करके नया पार्टनरशिप कैसे लाते हैं, ये सारा ट्रीटमेंट करेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है ना, उसको पूरी तरह से बंद कर देना है। मतलब एग्जिस्टेंस में रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन कब कब होता है, ये आपके लॉ का पार्ट है। लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिसोल्यूशन किस किस सिचुएशंस में होते हैं। तो डिसोल्यूशन किस किस सिचुएशन में होते हैं? जब हमारे पार्टनरशिप फर्म का सारे पार्टनर एक जन को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। अगर सारे पार्टनर का डेथ हो जाए एक्सेप्ट वन, तो भी मेरे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ने बोला कि आपको ये पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, तो आपका पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे और भी रीजन है जो कि आपको लॉ में पढ़ाया गया है। आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है ना। तो अकाउंट समझने के लिए सबसे पहले बताओ कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब आपने खुद बोला कि खत्म हो जाना। तो बताओ पहले पार्टनरशिप जिंदा है ये कैसे पता चलता है? कैसे? ठीक है, और कोई बताओ पार्टनरशिप जिंदा है ये कैसे पता चलता है? एग्रीमेंट से। और कोई? हाँ जी, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो जिंदा है। और कोई? भाई पार्टनरशिप जिंदा है सिर्फ एक ही चीज से पता चलता है, अगर उसके पास बैलेंस शीट दिख रहा है। क्या है? बैलेंस शीट अगर जिंदा है मतलब पार्टनरशिप बिजनेस भी जिंदा है। तो बैलेंस शीट में रहता क्या है? पहला कैपिटल, सपोज ए बी एंड सी। इसके बाद क्या होता है? क्रेडिटर्स एंड अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कुछ रहा तो। अच्छा, रिजर्व्स में भूल गया, तो रिजर्व्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहां पे हमारा क्या रहता है? फिक्स्ड असेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स अगर रहा तो, फिर करेंट असेट्स के अंदर स्टॉक, डेटर्स, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो हो सकता है, एंड इसके अलावा कैश और बैंक। ये सारी चीजें हैं, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस अभी जिंदा है। आइए थोड़ा अमाउंट भरते हैं इसके अंदर। सपोज पार्टनरशिप का फिक्स असेट टोटल 100 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 50 लाख का है, स्टॉक अलग अलग कर लेते हैं। स्टॉक समझ लो 15 लाख का है, डेटर्स मेरा 30 लाख का है, प्रीपेड मेरा 5 लाख का है और कैश बन 50 लाख का है। इसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे 100, यहाँ कितना हो रहा है? 250 ना, 75 75 75 टोटल कितना हुआ?
225। 70 का तो कुछ और भी चीजें नीचे आ जाएंगे। रिजर्व सपोज आपका 15 रुपए का है तो 25 को, यहाँ पे आपका 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो गया टोटल 200। ये इससे क्या पता चल रहा है, मेरा पार्टनरशिप बिजनेस अभी जिंदा है। ये बोला ना, अगर पार्टनरशिप बिजनेस जिंदा है कि मर गया, ये देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, बैलेंस शीट जिंदा है कि। अगर पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करना है तो मुझे ये पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट है इसको बंद करना होगा। जिस दिन इसमें एक भी रुपया नहीं बचा, यानी कि मेरा पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर जिंदा है ना, सिर्फ एक ही प्रूफ है कि बैलेंस शीट में 1 रुपया भी होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट में 1 रुपया भी बचा हुआ है, अभी एडजस्ट होना बाकी है, यानी कि अभी पार्टनरशिप बिजनेस खत्म नहीं हुआ। पार्टनरशिप की कोई भी बिजनेस, आगे जाके बहुत सारे आप बिजनेस देखोगे जिसमें बंद किया जाता है, लिक्विडेशन होता है, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज होते हैं, सारे में आप जाके देखोगे कि बैलेंस शीट को नील करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट को नील करना है भाई। और पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है सारे पार्टनर मिल करके जितने असेट है सब बेच देंगे। जितने भी असेट उनके पास एट प्रेजेंट हैं, वो सारे असेट क्या हो गए, मार्केट में बेच दिए जाएंगे। और जो भी वहां से पैसा आएगा, ये सारे पैसे वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसको जितना मिलना चाहिए, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटसाइडर क्रेडिटर्स। जैसे यहां पे मेरा टोटल पैसा कितना भाई 250, इसको सारे पैसे को रियलाइज किया जाएगा मार्केट में, मतलब असेट बेच दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा, स्टॉक बेच दिया जाएगा, डेटर से सारे पैसे लिए जाएंगे, प्रीपेड वाले से पैसा मांगा जाएगा और कैश बैंक में पैसा है। ये सारे पैसे से हम लोग पहले किसको बेचेंगे, पेड करेंगे, आउटसाइडर्स को 25। रिजर्व तो पार्टनर का ही है, तो पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाद बाकी पैसे पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जैसे कि उनका मिलना चाहिए। जिसका जितना क्लेम होगा उसके हिसाब से उनको मिल जाएगा। इसी को डिसोल्यूशन करते हैं हम लोग, और कोई डिसोल्यूशन का मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग कि पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करने के लिए हमें ये बैलेंस शीट को क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो बैलेंस शीट बंद करना है क्या, यानी कि ये जितनी भी मेरे फिक्स असेट्स हैं, अभी कौन से बैलेंस है, ये जितने भी असेट साइड में दिख रहा है, ये सारे कौन से बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इनको बंद करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो आपके पास पहला जर्नल एंट्री आना चाहिए, पहला जर्नल एंट्री आना चाहिए, ये सारे अकाउंट क्रेडिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्या होगा थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, वैसे ही जितने भी मेरे लायबिलिटीज है, वो सारे लायबिलिटीज के बैलेंस कौन से हैं, क्रेडिट। और इनको बंद करने के लिए क्या करना होगा मुझे, डेबिट। तो सेकेंड एंट्री में क्या होगा, सन्ड्रीज लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। टू कुछ और करना होगा, बोलिए, क्लियर है ये चीज। अच्छा, इसके बाद ये पार्टनर का कैपिटल ट्रांसफर करेंगे क्या इसमें, नहीं, क्योंकि ये ओनर होते हैं। ओनर का अकाउंट फाइनली सेटल्ड होता है, क्या होता है, सेटल किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओनर को ओनर के कैपिटल में भेजेंगे। अदरवाइज सारे चीजों को एक ऐसे अकाउंट में बनाएंगे जहां पे ये सारा सेटलमेंट होगा। उस अकाउंट का नाम यहां पे हम लोगों ने क्या दिया है, रियलाइजेशन। क्या नाम दिया है, रियलाइजेशन। क्यों रियलाइजेशन नाम दिया है, क्योंकि ये सारे एसेट्स क्या होंगे, रियलाइज होंगे, मार्केट में जाके बेचे जाएंगे, वहां से पैसे आएंगे। तो ये सारे अकाउंट को मैंने ट्रांसफर कहां किया, रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट। आपको समझ में आ रहा है ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं। तो दो एंट्री होगी, एक सन्ड्री लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए और दूसरा असेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर हो गए। क्यों, कौन सी चीज नहीं ट्रांसफर हुई है मैं आपको बताता हूं। एक आप देख रहे होगे कैपिटल नहीं ट्रांसफर हुआ है, फिर कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो ट्रांसफर नहीं होती है। कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ओनर का फंड है। किसका है, ओनर का फंड। एक और चीज यहां पे होता है, आपको नाम मालूम होगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर किस तरह की चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आप लोग सुने हो, पढ़े हो, सारी चीज जानते हो। तो वो भी चीज क्या होती है, ओनर का फंड होता है।
अगर आपने देखा होगा रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर हम कभी भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को नहीं भेजते। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस सस्पेंस अकाउंट डायरेक्टली पार्टनर्स को बढ़ता था क्योंकि पार्टनर का फंड है। जैसे कि रिजर्व उसका फंड है वैसे ही मिसलेनियस एक्सपेंस भी उसमें क्या है, उसका अपना फंड है। तो यहां पे बेसिकली आप देखोगे मैंने सारे असेट्स के लिए एक एंट्री पास किया और सारे लायबिलिटीज के लिए अदर देन ओनर्स फंड मैंने उसके लिए दूसरा एंट्री पास किया, ठीक है ना। और तीसरा एंट्री क्या होगा, ये सारा तो ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन सा चीज, ये तो अकाउंट खुलेगा ही, तो इसके लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो डेबिट बैलेंस सॉरी ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन रिजर्व्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री करना पड़ेगा। तो मेरा थर्ड एंट्री क्या आया है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का। रिजर्व अपने आप में कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो लिखेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर को बांट देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। रेशियो क्या होगा, नॉर्मल मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा, ओल्ड की न्यू, ओल्ड। बोलो सर न्यू तो यहां है ही नहीं क्योंकि आगे में कोई पार्टनरशिप बन ही नहीं रहा है, तो न्यू की बात ही नहीं है, जो होगा सो ओल्ड पे होगा। क्लियर है यहां तक, ओके। ठीक वैसे ही मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को भी बांटना होगा। तो 4 नंबर एंट्री मेरा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बोलिए क्लियर है यहां तक, सबको समझ में आ रहा है, ओके। अगर ये आपने इतना समझ लिया तो इसका इंपैक्ट ऑन अकाउंट कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं, रियलाइजेशन अकाउंट मैं यहां पे बना रहा हूं। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर मैं बनाऊं तो ये जो भी एंट्रीज हुई हैं इस एंट्री का पोस्टिंग होगा। क्या होगा, इस एंट्री का पोस्टिंग होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे जाकर, टू सन्ड्री असेट्स, और यहां पे सारा लिस्ट बनाएंगे हम लोग। लिस्ट मतलब समझ रहे हो ना, जितने भी असेट्स होंगे जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, ठीक है ना। कैश बैंक अकाउंट अलग से खुलता है, कैश बैंक अकाउंट अलग से ओपन होता है क्योंकि सेटलमेंट कैश बैंक अकाउंट से ही होने वाला है। क्लियर है, तो ये पहला एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या है, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज लायबिलिटीज, ठीक है ना। यहां भी लिस्ट होगा जितने मेरे लायबिलिटीज रहेंगे। बोलो अभी तक क्लियर है। इसके बाद आप देख रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिजर्व्स अकाउंट। तो क्या आप ओपन करना होगा अपने को, पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं ओपन कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिया। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जिनका की ओपनिंग बैलेंस यहां लिखे जाएंगे जो कि यहां पे दिख रहा है 70 70 70। बोले क्लियर है यहां तक। उसके बाद हमारा क्या है, रिजर्व्स। तो लिखेंगे हम लोग क्या, बाय रिजर्व्स। यहां पे सारे अमाउंट लिख देंगे जो हमारा कि पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होकर के वहां पे आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कोई है तो उसको भी हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बोलो यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां तक स्टेप सबको समझ में आ रहा है। ये मेरा सबसे पहला स्टेप है। यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एग्जाम हॉल के अंदर भी हमको ऐसे ही करना है। सबसे पहले देखो 10 से 15 नंबर का ये क्वेश्चन आना है एग्जाम हॉल, ठीक है ना। आप लोगों को 15 नंबर आने वाला है, इन लोगों को 10 नंबर आने वाला है। तो 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्या है ना, आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही ना, पहले पढ़ते हो, पढ़ने के बाद घबरा जाते हो। तो मैं उसका उपाय बता रहा हूं कि कितना भी क्वेश्चन टफ आ जाए फिर भी आप एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स उठा सकते। क्वेश्चन एकदम आपके कंट्रोल से बाहर है फिर भी 7 to 8 मार्क्स उठा पाओगे।
कैसे उठा पाओगे? मैंने सबसे पहले बोला बैलेंस शीट तो दिया रहेगा भाई, और सबसे पहला स्टेप क्या है? बैलेंस शीट को क्लोज करना। तो बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए आपको नीचे का इंफॉर्मेशन मैंने एक भी बताया था क्या अभी तक? एक भी इंफॉर्मेशन नहीं बताया। एग्जाम हॉल में भी आपको कोई इंफॉर्मेशन नीचे का नहीं पढ़ना है, सीधा बैलेंस शीट पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप्स क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट खोलना है, सारे एसेट को ट्रांसफर, सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर एक्सेप्ट ओनर फंड। ओनर फंड कहां ट्रांसफर होगा? उनके ओनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इतना सिर्फ मैंने बैलेंस शीट को ट्रांसफर करके कर दिया, और इसके लिए सिर्फ 7 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स मिल जाएंगे। बोलो क्लियर है? आपको यहां तक बात समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैसा इंफॉर्मेशन बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे। जैसे यहां पे क्या होगा यहां पे क्या होगा देखना, मैंने सारे एसेट्स को कहां भेज दिए हैं? रियलाइजेशन। अच्छा एक और बात बता दो कि जो भी एसेट्स है किस वैल्यू पे जाएंगे? मार्केट वैल्यू पे जाएंगे ट्रांसफर होकर के, या बुक वैल्यू पे जाएंगे? मार्केट वैल्यू आप बताइए, मार्केट वैल्यू आप बताइए, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। सबसे पहले बताओ मार्केट वैल्यू वाले, मार्केट वैल्यू में क्यों जाएगा? उसके बाद मैं बुक वैल्यू वाले पूछूंगा, बताओ। क्योंकि आपको लग रहा है सर मार्केट वैल्यू तो प्राइस रियल प्राइस है, इसलिए जाना चाहिए। अच्छा बुक वैल्यू वाले बताओ क्यों जाएगा? भाई मेरा पहला मकसद यहाँ क्या है? बैलेंस शीट को क्लोज करना। क्या है मकसद? बैलेंस शीट को क्लोज करना। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ये 100 रुपया का जो गुड्स है ना, मार्केट में 80 रुपया में है, तो आप ट्रांसफर कितना करोगे? 80 रुपया। तो बैलेंस शीट कहां क्लोज हुआ? अभी 20 रुपया का असेट वहां पे रह जाएगा ना, तो आपको कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करना होगा? बुक वैल्यू पे। हमेशा याद रखना बैलेंस शीट को क्लोज करना आपका मेन मकसद है यहाँ, और बैलेंस शीट तभी क्लोज होगा जितना उसका टोटल वैल्यू बैलेंस शीट में है उतना ही ट्रांसफर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पूरा का पूरा किस वैल्यू पे ये सारे एंट्रीज होने वाले हैं? अभी तक जितने भी एंट्रीज हुए हैं एट बुक वैल्यू। क्लियर है? एकदम क्लियर है यहां तक? चलिए तो हमने सारे असेट्स को क्या किए? ट्रांसफर कर दिए। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो बताओ फिक्स असेट अब किस नाम से जाना जाएगा? रियलाइजेशन। स्टॉक अकाउंट किस नाम से जाना जाएगा? रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स अकाउंट किस नाम से जाना जाएगा? रियलाइजेशन। मतलब इनका अपना कोई नाम नहीं है, ये सारे किस अकाउंट में चले गए? रियलाइजेशन। तो ये सारे अकाउंट कौन से बन गए हैं? रियलाइजेशन। अब हमें क्या करेंगे? नीचे इंफॉर्मेशन देगा आपको कि सारे असेट्स को मैंने मार्केट में बेचा, किस असेट को कितने में बेचा वो आपको इन्फॉर्म करेगा ना, क्योंकि फिक्स असेट में मार्केट में जाऊंगा बेचने, मैंने स्टॉक को भी बेचूंगा, डेटर से पैसे मांगूंगा, तो किनसे कितना पैसा मुझे मिला है ये कौन बताएगा? क्वेश्चन आपको नीचे इंफॉर्मेशन में बताएगा। तो नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए? रियलाइजेशन की। मैं सारे असेट्स क्या करूंगा? मार्केट में बेच दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा। तो कैश मिलेगा। तो 5 नंबर एंट्री क्या होगा बताओ तो? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, है ना। 2 क्या करूं? फिक्स असेट बेचा मैंने, क्या लिखूं? रियलाइजेशन। स्टॉक मैंने बेचा, क्या लिखूं? रियलाइजेशन। डेटर से पैसे मिले, क्या लिखूं? रियलाइजेशन, है ना। समझ में आ रहा है? कुछ भी कहीं से भी पैसे मिले, असेट बेचने से पैसे मिले, कहां जाएगा? रियलाइजेशन। तो मैं यहां लिखूंगा 2 रियलाइजेशन। अच्छा वैल्यू कौन सा? बुक वैल्यू की मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस। मैंने जब बुक वैल्यू बोलना था तो आपने मार्केट प्राइस बोला, और जब मार्केट प्राइस मिलना चाहिए तो बुक वैल्यू बोल रहे हो। भाई बेचोगे तो किस वैल्यू पे बेचोगे? मार्केट की बुक। तो जब मैंने पूछा तो क्या दिमाग था? अब सोचो ना, जब ट्रांसफर करना था तो 100% मुझे ट्रांसफर करना, जितना था उतना, क्योंकि मेरा मकसद है बैलेंस शीट क्लोज करना। अब मेरा मकसद है पैसा पाना, तो पैसा कौन सा मिलेगा? मार्केट प्राइस ना बुक वैल्यू? मार्केट प्राइस। भाई वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा, जरा पोस्ट करके दिखाओ। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं? बाय बैंक। और जो जो चीज का ना पैसा मिला है, फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, पिक्चर्स, स्टॉक, डेटर्स, सारा लिस्ट बनेगा।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये लिस्ट बना करके हम लोग यहाँ पे आउट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। बोलो क्लियर है? अब पैसा मिल जाने के बाद असेट्स का अब क्या करना है मुझे? लायबिलिटी को पेमेंट करना है। क्या करना है? लायबिलिटी वालों को पेमेंट करना है। तो मेरा 6 नंबर एंट्री होगा पेमेंट का। क्या करेंगे? टू बैंक और कैश। टू कैश बैंक को आएगा। डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिटर्स को पे करेंगे, क्रेडिटर का नाम रियलाइजेशन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे करेंगे, उसका नाम क्या है? अब रियलाइजेशन है। तो मैंने डायरेक्ट एंट्री किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब क्वेश्चन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आकर के टू, बोलो कैश और बैंक। अगर एक जन है तो डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज यहां पे नाम लिख करके और फिर आउटर कॉलम में अमाउंट। बोलो यहां तक समझ में आया? ओके। इसके अलावा एक चीज और हो सकता है, क्या भाई? इतना मेहनत कर रहे हैं बिजनेस को बंद करने के लिए, तो बिजनेस बंद करने के लिए पैसे लगते हैं कि नहीं? रियलाइजेशन एक्सपेंस लगेगा ना। जो बंदे को मैं बैठाऊंगा ये सारा काम करने के लिए, वो अपना कमीशन लेगा या फिर अपना सैलरी लेगा। और नहीं तो अगर पार्टनर ही खुद कर रहा है तो उसका भी कुछ मेहनताना बनता है बंद करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो बंद करने का रियलाइजेशन एक्सपेंस लगता है या डिसोल्यूशन एक्सपेंस लगता है। तो एक्सपेंस कहां जाएगा? बिजनेस के पैसे से जाएगा। तो 7 नंबर एंट्री में टू कैश बैंक तो होगा, है ना? लेकिन डेबिट किसको करें? बोला सर रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये डेबिट होना चाहिए। बट एक्चुअली जैसे मैं बात किया था रिवोल्यूशन चैप्टर में कि कोई नया असेट आ जाए, नया लायबिलिटी आ जाए, तो आप कौन सा अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते थे? रिवोल्यूशन। ठीक वैसे ही यहां पे एक स्पेशल अकाउंट खोले हम, क्या नाम है उसका? रियलाइजेशन। तो यहां पे डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन। तो अकाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहां पे क्या होगा भाई? टू कैश और बैंक। अंडरलाइन करके एक्सपेंस लिख देना, रियलाइजेशन एक्सपेंस, और यहां पे अमाउंट। बोलिए। बिल्कुल होगा, बट आपको उसको ट्रीट नहीं करना है। आपको जितना पैसा मिले लिख दो। अब समझिए, अभी 2 मिनट में आपको पता चलेगा। बोलो क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे? अब लास्ट स्टेप से, सबसे पहला स्टेप था हमने बैलेंस शीट को क्लोज किया। सेकेंड स्टेप था ओनरशिप को ट्रांसफर किया, उसका जितना फंड था। और उसके बाद मैंने सारे असेट्स को मार्केट में रियलाइज किया, मार्केट में जाकर रियलाइज किया, और सारे लायबिलिटी को पेमेंट किया। अब पार्टनर को पेमेंट करना बाकी है, तो पार्टनर को पेमेंट करने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, मतलब ऑल अकाउंट्स एक्सेप्ट कैपिटल और कैश। बैलेंस शीट ऑलरेडी क्लोज कर रहा हूं। कैपिटल और कैश अकाउंट को छोड़ के बाद बाकी सारे अकाउंट क्लोज करेंगे। इन दोनों को छोड़ के एक ही तो अकाउंट दिख रहा है, रियलाइजेशन। हाँ, आगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो 1-2 और अकाउंट खुल सकता है, वो भी पहले बंद होगा। सबसे लास्ट में कैपिटल अकाउंट बंद करते हैं और उसके लास्ट में कैश अकाउंट। ठीक है ना? तो मैं बताता हूं कैसे कैसे करेंगे। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर दिया। तो रियलाइजेशन जब बंद करोगे, सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे से। मेरा असेट कितने का था? 100। मार्केट में बिका कितना? 120। तो देखो ना, 20 रुपए का फायदा हो रहा है ना, ये फायदा यहां पे आएगा। अगर ये 80 में बिकता तो लॉस यहां पे आता। मतलब आपको वो जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इटसेल्फ आपको उसका प्रॉफिट और लॉस जनरेट करके दे देगा, जैसे रिवैल्यूएशन देता था। ठीक है ना? अब इसको बंद करेंगे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट होगी या तो लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस शुड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो हम लोग अब यहां पे लॉस आया तो इधर और प्रॉफिट आया तो इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होगा। क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होगा तो क्या निकलेगा मालूम है? या तो कोई पैसा मेरे से पाएगा या तो कोई पैसा मेरे को देगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो किसी पार्टनर का पैसा बिजनेस में ज्यादा है तो मेरे से लेके जाएगा, भाई मांगेगा, और अगर किसी पार्टनर ने पहले से विड्रॉल मेरे ज्यादा कर चुका है तो वो पैसा लेके आएगा। अब वो जो भी होगा, कैश बैंक का ट्रीटमेंट करने के बाद मैं फाइनली क्या बंद करूंगा? कैश एंड बैंक अकाउंट बंद करूंगा। एंड कैश एंड बैंक अकाउंट शुड ऑलवेज टैली। अगर टैली है
तो आपका आंसर सही है, और अगर टैली नहीं है तो आपका आंसर कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रखे हो आप। बोलिए, क्लियर हुआ बात में क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी तक तो हम बस एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन के साथ चलेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाऊंगा, बाद बाकी क्वेश्चन तो आप लोग जानते हो क्या करना है। तो जो भी है यहां तक किसी को कहीं डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। तो जितना मार्क्स उठाना उठा लीजिए। बोलिए, अकाउंट में 3 मैक्सिमम बनता है, मिनिमम और मैक्सिमम बोलो 3 ही बनता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। इसके अलावा सम सिचुएशन होता है, क्वेश्चन आपको बता देगा कि अगर एक्स्ट्रा कोई अकाउंट है तो ओपन करना पड़ता है। जैसे लोन वगैरह अकाउंट हो गया तो पार्टनर्स का लोन, तो उसको बनाना पड़ेगा, वो बात की बात है, वो जब देखेंगे। एक दो और सिचुएशन है जो क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे या भी डील करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं ना? मैं छोटा सा एक दो और बात कर ही लेता हूं। सपोज कभी कभी मैं मार्केट में बेचने गया अपना स्टॉक, तो जरूरी नहीं कि मार्केट में हर चीज अवेलेबल हो सेल के लिए। मैं सेल करने जाऊं, लोग बैठे हैं, भाई दे दो मेरे को, मैं खरीद लेता हूं, ऐसा नहीं होता है ना। तो समटाइम्स क्या होता है ना, मेरे पार्टनर रेडी हो जाते हैं सामान खरीदने के, बोले एक काम करो, ये सामान मेरे को ही बेच दो। तो जो मार्केट प्राइस है या उस पे या उससे कम या उससे ज्यादा मेरे पार्टनर जिस प्राइस में रेडी होंगे, तो भैया एंट्री में क्या करूंगा बोलो तो? ऐसे एंट्री में करता हूं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, माल बेचने का। अगर मेरे पार्टनर लेके जाएंगे तो मैं एंट्री क्या करूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिंपल रियलाइजेशन। तो इसका अगर पोस्टिंग करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, उसके क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा जिस प्राइस में एग्री हुआ है, और वही का एक इंपैक्ट यहां भी तो आएगा टू रियलाइजेशन। इंपैक्ट है, जर्नल एंट्री का बस इंपैक्ट है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट से में टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन से बाई पार्टनर्स कैपिटल। बोलिए, इंपैक्ट है जस्ट। वैसे ही लायबिलिटी को भी तो हो सकता है पार्टनर बोले मैं पे कर दूंगा। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बना के आए हो, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड बाय मिस्टर ए, याद है? तो उसमें क्या एंट्री किया था हम लोग ने? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के कुछ नहीं है, नहीं है मतलब उसको ट्रांसफर करके हमने रियलाइजेशन बना रखा है, तो एंट्री क्या करेंगे पेमेंट के समय? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, है ना? तो उसका भी इंपैक्ट यहां पे एज इट इज आ जाएगा। जर्नल एंट्री बहुत जरूरी होता है, हर चीज का ओरिजिनल एंट्री अगर जर्नल एंट्री आपको आता है तो यहां पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सब कुछ कंप्लीट है। आइए एक क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये तो मेरे एग्जांपल के साथ था, क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना? ओके, अच्छा किसी को फोटो चाहिए तो ले लो भाई। आइए पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा इसको मिटा दूं क्या मैं? चलिए मिटाता हूं, फ्रेशली क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि जर्नल एंट्री भी कर दूं और लेजर पोस्टिंग भी कर दूं, ताकि आपको पूरा क्लियर दोनों चीजें समझ में आए। तो मैं जर्नल एंट्री भी करूंगा और लेजर पोस्टिंग भी करूंगा। अच्छा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो लिंक कर लीजिएगा, याद है क्या? मैं हमेशा बोलता हूं ये वो एक ऐसा चैप्टर है जहां मैं बोलूंगा लिंक मत करना। हाँ, यही एक ऐसा चैप्टर है जहां मैं बोलूंगा लिंक मत करना। लिंक करने पे आप लोग गड़बड़ कर दोगे, दिमाग में ना तरह तरह की बातें आने लगती है, इसलिए मैं बोलूंगा आपको लिंक नहीं करना। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बनाऊं, मेरे यहाँ क्या क्या बनने वाला है? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनने वाला है तो एक मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, इसके बाद एक क्या बनेगा? पार्टनरशिप कैपिटल। जरा क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिए कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो मैंने 3 पार्टनर का फॉर्मेट बना दिया। चलिए इसके बाद क्या बनाना रहता है मुझे? कैश और बैंक अकाउंट। तो मैं एक कैश और बैंक अकाउंट बना लेता हूं, मैं नाम लिख दूं रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही बैलेंस शीट सिर्फ दिखना चाहिए, नीचे का कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जैसे ही नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ोगे आपके दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी। देख लेना, आगे पढ़ोगे आप लोग, क्वेश्चंस बनाओगे, होमवर्क भी मिलेंगे, क्लास में भी मिलेंगे, आपको देखना अगर नीचे पढ़ लिया तो जरूर दिमाग में तरह तरह की बातें आएंगी। नहीं, नजर पे कंट्रोल रखिए, सीखिए थोड़ा नजर पे कंट्रोल करना। आइए, जेठी, सेठी और राठी वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2। तो इनका ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएसआर इनका कितना है? 5:3:2। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, on 31st March 2013 their balance sheet as follows। बैलेंस शीट पढ़ते ही नीचे कभी मत पढ़ना। अब हम लोग को क्या करना है? डिसोल्यूशन है, हम लोग क्या करेंगे? डिसोल्यूशन के हिसाब से सारे असेट्स को ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। पहला एंट्री, जर्नल एंट्री का फर्स्ट एंट्री, क्या करेंगे? सारे असेट्स को मुझे क्या करना है? क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। 2, सारे असेट्स हैं तो इंडिविजुअल लिखूं या सिर्फ मैं फिक्स असेट लिख देता हूं? मैं यहां लिखता हूं सन्ड्री असेट्स। ठीक है, तो जरा देख लेते कितना है? 11, 7, 18, जरा ऐड करके बताइए मुझे। 63,600, 63,600, जरा ऐड करके देख लेना आप लोग भी, सब लोग। ठीक है क्या? कैश को करके सबको ऐड कर लिया। ओके, तब तो 400 इसमें मैं और ऐड कर दूं, 6400। आप लोगों को समझ में आया क्या मैंने क्या किया? ये मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट को, असेट नहीं होता है ना भाई, तो असेट में क्यों लेंगे? मेरे असेट यहां पे क्या है? 11, 7, 8, 38 एंड 7,600। सॉरी, 7,600 बोल रहे हैं, 8,000। ठीक है ना? तो टोटल कितना आया मेरा? 64,000। ये पहला एंट्री था। इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, जिसके अंदर फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बस। तो फर्नीचर कितने का है? 11,000, 7,000, 38,000 एंड 8,000। ठीक है। अब मेरा क्या बच गया? लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड के लिए सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे भाई? इधर एक ही लायबिलिटी है, कौन? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 9,500, 9,500। अच्छा, एक मिस्टेक हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी तो है, भूल मत जाना, 400 रुपए। तो टू रियलाइजेशन कितना आया बताइए? 9,900। तो इसकी पोस्टिंग करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, जिसके अंदर क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,500 एंड 400। बोलिए कंप्लीट। और कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी 900। और एक चीज बाकी रह गई क्या? कैपिटल्स। तो कैपिटल्स का जेठी, सेठी एंड राठी का ओपनिंग बैलेंस 28,000, 19,000 एंड 8,000। बोलो क्लियर है? हाँ, जितना आप किए ना अभी तक, ठीक है ना? अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, कंडीशंस, अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 नंबर मिलेगा, और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर मिलेगा। हाँ, इतना जितना आप किए हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बोल रहा हूं, इतना मिलेगा। अब हम लोग नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ेगा और इंपैक्ट देखेंगे। आइए, द फर्म वाज डिसॉल्व, है ना? राठी टूक ओवर
इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹7,500। कितना में? 7,500 में इन्वेस्टमेंट वो लेके गया। तो एंट्री क्या करेंगे? तीसरा नंबर में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, मतलब रियलाइजेशन लेके जा रहा है। तो रियलाइजेशन मेरा लेके जाएगा तो मेरे पास पैसा आना चाहिए था, तो एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बट ले कौन जा रहा है? राठी। राठी लेके जा रहा है ना? हाँ राठी। तो क्या लिखेंगे? राठीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों रियलाइजेशन? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बोल के तो अब कुछ है ही नहीं। कितना में लेके जा रहे हैं? 7,500। इसकी पोस्टिंग करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राठीज कैपिटल। कितना? 7,500। हाँ जी, चलिए बोलो, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर स्टॉक डेटर्स इन ऑल रियलाइज्ड 48,400। सारे एक साथ मिले हैं। कितना में? 48,400। तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए? थर्ड फोर्थ वाला, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना? 48,400। तो 48,400। अब इसकी मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, तो बाई कैश और बैंक। यहां डिटेल्स होता तो मैं लिखता, बट यहां पे नहीं है, उसने खुद एक साथ बताया तो मैं भी यहां पे एक साथ ही लिख दिया। अमाउंट नहीं बता रहा ना, इंडिविजुअल मुझे अमाउंट चाहिए होगा ना, तब तो मैं टोटल डिटेल्स लिखूंगा। यहां पे नहीं था तो मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 9,000 वर पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। तो जरा देखो क्रेडिटर्स को देना कितना था? 9,500। मैंने सेटलमेंट कितना में किया? 9,000। आपको नहीं सोचना है 500 कम दे रहे हैं, क्योंकि 500 का कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करना, वो खुद ऑटोमेटिक होगा। मैं कितना पे कर रहा हूं उससे हमको मतलब है। तो क्या लिखेंगे बताइए? पैसा जा रहा है ना, तो टू कैश बैंक तो होगा, और किसके लिए पैसा जा रहा है? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर का नाम अभी क्या है? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश और बैंक 9,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उसके डेबिट साइड में टू क्या लिखूं मैं? कैश और बैंक। चाहिए तो डिटेल्स में मैं क्रेडिटर लिख सकता हूं। कितना? 9,000। अच्छा, सम में मैंने वो कैश और बैंक को भी लेके चलना है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड में क्या है? टू रियलाइजेशन 48,400 और बाई रियलाइजेशन 9,000। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 600। कितना? 600। तो क्या होगा यहाँ पे? लेस एक्सपेंस। कितना? 600। यहां भी क्रेडिटर्स और एक्सपेंस 600। आगे क्या बोल रहा है? द पार्टनर्स कैपिटल वर सेटल बाय रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश। ये बोलने की थोड़ी बात है, तो हम ऐसे ही करते हैं। तो बोलिए, क्लियर है यहां तक? अच्छा हाँ, एक मैंने राठी का आई थिंक एंट्री नहीं किया है, तो कर लेते हैं ना। कौन सा था? ये वाला ना, राठीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन। कितना था? राठी का था, तो लास्ट वाला 7,500। बोलिए यहां तक ठीक है? अब तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो क्लोज डाउन करना चालू करते हैं हम लोग। तो क्लोज करने के समय सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन, क्योंकि ये दो अकाउंट सबसे लास्ट में होता है, तो पहले रियलाइजेशन बंद होगा। आइए रियलाइजेशन को बंद करते हैं। जरा बताइए किधर कितना है? इधर आया 73,600 और इधर 65, मतलब इधर कम है 65,800। जरा मिला लो तो अपने को डिफरेंस कितना आया? 7,800 का लॉस आया कि प्रॉफिट? लॉस।
क्योंकि इधर तो लॉस ही आता है। अब क्या करेंगे इसको, बाय पार्टनर्स कैपिटल, और कौन है, जेठी, सेठी एंड राठी। जरा बता दीजिए 5:3:2 में बांट के कितना है? 3900, दूसरे का 2340, 2340, तीसरे का 1560, 560। तो इसकी पोस्टिंग करेंगे भाई, टू रियलाइजेशन, ये क्या है, लॉस है, और ये क्या था, इन्वेस्टमेंट था। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप भी एग्जामिनर को थोड़ा क्लियर रखना, उनको बता देना लिख करके किस बात की कौन सी, क्योंकि सारा चीज रियलाइजेशन ही हो रहा है, उसको ब्रैकेट में लिख देना कि कौन कौन सी चीजें हैं, 2340 एंड 1560 हो गया। अब फाइनली क्लोज कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स वगैरह नहीं था इसलिए आपको ये पूरा सादा दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ रिजर्व्स बढ़ते बहुत सारे। कहां पे, फर्स्ट वन का कितना, 24100, सेकेंड वाला 16660, 16,660 रुपीज। ओके, लास्ट वाला ये बाई में जा रहा है, कितना, 1060 रुपीज। तो भाई ये क्या हो गया, बाई बैंक और कैश है ना, और ये टू कैश और बैंक। अच्छा यही लोग ये भी है सर, इसमें बैंक पहले क्यों आया, इसमें कैश बाद में, कैश और बैंक है ना। तो इसका मैं पोस्टिंग कर दूंगा, तो टू हो रहा है तो क्या होगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल मिस्टर जेठी एंड सेठी। कितना है भाई, 24,100 एंड 16,600। टोटल बताइए कितना आया, 60 है क्या, दोनों को ऐड करके 40,760, और इसका इधर आ जाएगा टू, कौन है, राठीज कैपिटल, कितने का, 1060। अब फाइनली हम कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे, जरा टोटल देख लीजिए कितना कितना, 50,360, और इधर का 50,360। भाई टैली हो गया, यानी कि हमने सब कुछ सही किया है और हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर यहां पे खत्म होता है। ओके, क्लियर है सबको, कहीं पे कोई डाउट है? सबसे इजी चैप्टर है, आपको ये सॉल्व करना है। ऐसे ही कैसे किया मैंने, आप देखिए, स्टेप्स बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप्स बैलेंस शीट क्लोज करना है, सबसे पहला स्टेप्स बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट क्लोज करते समय पहले असेट क्लोज करेंगे, फिर लायबिलिटी क्लोज करेंगे, जो ओनर फंड है ओनर फंड में ट्रांसफर कर देंगे और कैश बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन में सारे असेट्स को रियलाइज बोलेगा, रियलाइज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल लेके जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल को देंगे, जैसे कि हमने ये दोनों एंट्रीज की है, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटी को पेमेंट बोलेगा, हम लायबिलिटी को पेमेंट कर देंगे, बोलिए क्लियर है। इसके बाद रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट शुड मस्ट टैली, एकदम लास्ट में टैली होना ही है। बोलो क्लियर है यहां तक? आप एक बार रिव्यू करो क्वेश्चंस को, इसमें कुछ चीजें बतानी है, मैं इसके बाद बताता हूं, आप एक बार रिव्यू कर लो फिर मैं बताता हूं। तो इसके अंदर हम लोग जो अभी पढ़े हो एकदम वही चीज है, बस एक दो चीजों का ध्यान रखना, वो मैं बता रहा हूं। क्या ध्यान रखना है, जैसे हम जब असेट्स को बेचने जाएंगे तो क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कौन कौन सा असेट्स का रियलाइजेशन अमाउंट कितना है, मतलब कौन सा असेट कितना में बिका, और ये भी बताएगा कौन सी लायबिलिटी कितने में पेमेंट हुई है, सेटलमेंट हुई है। सपोज एक असेट के बारे में बताना भूल गया, ध्यान से समझो नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एक असेट के बारे में बताना भूल गया, जैसे यहां पे मेरे पास असेट्स थे, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स। वो स्टॉक के बारे में या डेटर्स के बारे में बोलना भूल गया, डेटर्स के बारे में बोलना, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि डेटर से पैसे कितने मिले, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, बुक वैल्यू मिल गया। और कोई हमें नील मिला है, कितना, नील, मतलब वो असेट्स वैल्यूलेस है, इसीलिए क्वेश्चन आपको नहीं बताया।
अदरवाइज का कोई वैल्यू होता ना तो क्वेश्चन आपको बताता कि कितना में रियलाइज हुआ। आप समझ रहे हो? जैसे मेरे पास 10-15 ये असेट्स हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है। अब उसमें से सारे के दाम बता दिया और एक जगह दाम नहीं बता रहा है कि कितना में रियलाइज हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो रियलाइज हुआ ही नहीं, जीरो वैल्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, हाँ, यहां तक क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही हो सकता है लायबिलिटी के बारे में बताना भूल जाए कि 3-4 लायबिलिटी थे मेरे और उसमें 3-4 लायबिलिटी में से 3 लायबिलिटी के बारे में बता दिया और 1 लायबिलिटी के बारे में बताना भूल गया, तो क्या समझेंगे हम? अच्छा, पेड नहीं करना है? नहीं बाबू, लायबिलिटी माफ नहीं होती है, वो आपको हमेशा पे करना है। तो आपको ये नोट में लिख के रखना होगा। लिखिए जरा, व्हेन क्वेश्चन, एक मिनट, आप नोट में लिख के रखना, नीचे लिखिए, अच्छा ऊपर लिखिए, कहीं भी लिखिए ना बुक में। व्हेन क्वेश्चन साइलेंट, when question silent about, when question silent about realized value of assets, realized value of assets, then we assume the assets are valueless. The assets are valueless. The assets are valueless. Note number 2. When question are silent, when question silent about payment of liability, when question silent about payment of liability, payment of liability, then we assume whole amount of liability, whole amount of liability, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, that is book value, the whole value of liability, whole amount of liability, ब्रैकेट में, that is book value। ठीक है ना? We assume book value will be paid, will be paid। ठीक है ना? तो आपको याद रहेगा, असेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो वैल्यूलेस, और अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो फुल पेमेंट। क्लियर है? याद रहेगा? तो एक तरह से हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर खत्म हो चुका है। अब जो बाकी इसके अंदर छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे, और एक बहुत बड़ा रूल बाकी है जिसको हम लोग बहुत फेमस नाम से जानते हैं, गार्डनर वर्सेस मर्रे। ठीक है ना? गार्डनर वर्सेस मर्रे। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने नहीं सुना है वो कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आप लोग क्वेश्चंस करोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे? गार्डनर वर्सेस मर्रे का रूल बात करेंगे, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं, और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो पहले होमवर्क में आपको बता दूं कौन कौन सा है। अच्छा, होमवर्क बाद में करते हैं, पहले यहाँ का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग यहाँ पे करोगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 अब भी यहीं पे आप लोग करोगे। जरा कीजिए, मैं चेक करूंगा सबका। आइए, तो आप लोग का क्वेश्चन आई थिंक हो गया, और क्वेश्चन में मेन बेसिकली आप लोग कहां कहां ध्यान रखना था मैं वो बता दूं। क्वेश्चन के अंदर X took इन्वेस्टमेंट एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना है? 20,000 रुपए। 5% कम पे खरीदा है। सब लोग ये सोच रहे हैं 5% पे खरीदा है, 19,000 का लॉस में नहीं खरीदा है, 1,000 के लॉस में खरीदा है, मतलब 19,000 में खरीदा है। तो आपकी जो एंट्री ये वाली थी ना, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना आ जाएगा? 19,000। ठीक है ना? तो यहां पे कितना आएगा? 19,000, और यहां पे कितना आएगा? 19,000। क्लियर है? जरा ठीक कर लीजिए वो चीज को, जिनका गड़बड़ है, और जिनका सही है ठीक है। आगे में बोला अदर असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, अदर असेट्स आर रियलाइज एज फॉलोज।
और क्रेडिटर को भी 5% डिस्काउंट पे पेमेंट हुआ है, मतलब क्रेडिटर कितना था भाई 20,000, 5% ऑफ कितना में पेमेंट हुआ है 19,000 में। जरा जाके देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में आप लोगों ने टू बैंक में 19,000 लिखा है कि 1,000 लिखा है? हाँ ये हाँ ठीक है, तो जरा पढ़ा करो क्वेश्चंस को अच्छे से। 19,000 पेमेंट है और 19,000 में सेल है, आप लोग सब उसका 1,000 में लिखिए। ये गलती है इसलिए मैच नहीं हो रहा था, अब आप लोग का मैच हो जाएगा। और डिसोल्यूशन का खर्चा 2,000 का है। आप लोगों को मैं आंसर यहां लिख लेता हूं, जिनका भी आप मैच करा लेना। 6,000 हाँ हो सकता है आपको प्रेरणा, आप बोलोगे सर आंसर सेम कैसे आ गया 6,000, क्योंकि आपने डबल इंपैक्ट कंपनसेटरी एरर पढ़ा है क्या सेमेस्टर 1 में? कंपनसेटरी एरर में होता है कि एक गलती को ना दूसरा गलती छुपा लेता है। तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को 19,000 लिखना था आपने 1,000 लिखा, फिर क्रेडिटर को भी 19,000 लिखना था आपने 1,000 लिखा, तो 18,000 का दोनों तरफ सेम सॉर्ट हो गया, इसलिए आपका आंसर सेम आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपका रियलाइजेशन के अंदर आई थिंक प्रॉफिट हुआ इसका, प्रॉफिट हुआ कितना 2,000 ईच करके हुआ है, मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो 6,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में अगर हम आए तो कैश पेमेंट किनको किनको हुआ है, सबको ही हुआ है क्या? तो कैश पेमेंट हुआ एक्स वाई एंड जेड, कितना कितना 38,000 47,000 37,000, ये आपका कैश पेमेंट है। और आपका कैश अकाउंट का टोटल जरा बता देना 143,000, जो कि आपका टोटल बैलेंस है। तो आपका ये आंसर है, आप लोग क्वेश्चन बना चुके होंगे, आप लोग मिला लेना जिनका भी आपका आंसर है। और आपका होमवर्क जो है वो होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 to 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 to 15 आपको करके आना है और सबको करके आना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में जितने भी डाउट होंगे वो डाउट भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, और कुछ नया पढ़ना है वो नया हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।